गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त की विजय बयान। और आज हमारा जो अगला टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश की शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य, इनका समय है 380 से 415 ईस्वी। जैसा हमने पहले पढ़ा था, फायान का विवरण हम पढ़ चुके हैं। तो फायान इनके दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का हम अध्ययन करेंगे और यहाँ पर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में 3 बातें महत्वपूर्ण देखेंगे। पहली है राज्य विस्तार या सुरक्षा। पहला बिंदु है राज्य विस्तार या सुरक्षा और दूसरा बिंदु है विजय अभियान और तीसरा बिंदु है कला, स्थापत्य, विज्ञान, साहित्य का विकास। साहित्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त का एक विशाल साम्राज्य धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ। समुद्रगुप्त के विजयाभियान को जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमें ये देखा गया कि समुद्रगुप्त के जो 6 विजय अभियान थे, जैसा कि कल हमने देखा था समुद्रगुप्त के 6 विजय अभियान, जिसमें दक्षिणापथ का विजय अभियान हमने देखा था। और दक्षिणापथ के विजय अभियान में हमने ये देखा था कि उसने जो वाकाटक राज्य है उस वाकाटक राज्य पर उसने, यानी कुछ मालवा का क्षेत्र है, इधर ये वाकाटक राज्य है, वाकाटक राज्य को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों को अपने में मिलाया। वाकाटक राज्य अब शेष रहा था, ये उनके राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था, तो ये भी हम देखेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य की सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया। पूर्णतः वैवाहिक संबंधों पर आधारित राज्य की सुरक्षा। देखिए, वैवाहिक संबंधों पर अपने राज्य की सुरक्षा किस तरह से की, तो यहाँ हम जब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो यहाँ 3 वैवाहिक संबंध स्थापित 3 राज्यों के साथ। प्रथम है नागवंश के साथ, द्वितीय है कदम्ब वंश के साथ और तीसरा है वाकाटक वंश के साथ। 3 राजवंशों के साथ इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके और अपने राज्य की सुरक्षा का कार्य किया। नागवंश की हम बात करते हैं तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से वैवाहिक संबंध स्थापित करके नागवंश से अपने राज्य की सुरक्षा की। दूसरा बिंदु है कदम वंश के साथ वैवाहिक संबंध। कदम क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है और इस कदम क्षेत्र को कुंतल क्षेत्र भी कहा गया। ध्यान रहे, कदम क्षेत्र को कुंतल क्षेत्र भी कहा गया। यहाँ पर कुंतल क्षेत्र में, यानी कदम क्षेत्र में कालिदास कुंतल राज्य में गए।
कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान थे, नवरत्नों में से एक थे। कालिदास कुंतल के राज्य क्षेत्र में गए और कालिदास ने यहाँ पर एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है कुंतलेश्वर धोते। कुंतलेश्वर धोते, धोते या धोते, हाँ ध्यान देंगे। तो कदम वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुंतल क्षेत्र कर्नाटक में कदम राजवंश के राजा कुकुस्थवर्मन, राजा का नाम है कुकुस्थवर्मन, राजा कुकुस्थवर्मन की पुत्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके और फिर कदम्ब राज्य में अपने दूत कालिदास को भेजा और कालिदास ने वहां पर कुंतलेश्वर धोते नामक पुस्तक की रचना की। अर्थात वैवाहिक संबंध के साथ साथ राजनीतिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य की सुरक्षा करने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं वाकाटक वंश। यहां हम देखते हैं कि वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय, ध्यान रहे रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। प्रभावती गुप्त या गुप्ता का विवाह किया, जैसा कि पूना ताम्रपत्र लेख में है, पूना ताम्रपत्र में उल्लेखित किया गया। तो प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के साथ करके और वाकाटक राज्य से अपने राज्य की सुरक्षा की। तो इन तीन वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने तीन राजवंशों से अपने राज्य की चंद्रगुप्त द्वितीय ने सुरक्षा की। पहला है नागवंश के साथ, कुबेर नागा से वैवाहिक संबंध स्थापित करके नागवंश से अपने राज्य की सुरक्षा की। दूसरा है कदम वंश, कदम जिसे हम कुंतल क्षेत्र कहते हैं कर्नाटक में, वहां के शासक कुकुस्थवर्मन की पुत्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कालिदास उनके दरबार में गए और कुंतलेश्वर धोते नामक ग्रंथ लिखा। और तीसरा है वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह करके वाकाटक राज्य से अपनी सुरक्षा स्थापित की, क्योंकि वाकाटक राज्य को समुद्रगुप्त जो है वो जीत नहीं पाए थे। तो इस तरह से जो अन्य राज्य थे उनके साथ इस तरह के वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य की सुरक्षा की। दूसरा बिंदु आता है विजय अभियान। यहां हम देखते हैं विजय अभियान की हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो यहां विजय अभियानों में पहला है शक विजय अभियान, शक विजय अभियान। और दूसरा है बैक्टीरिया या वाहलिक विजय अभियान। देखिए यहां हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान, शक विजय अभियान। जब पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। उस समय सौराष्ट्र प्रदेश, भृगुकच्छ और मालवा का क्षेत्र यानी काठियावाड़ का क्षेत्र, ये जो काठियावाड़ का क्षेत्र है, सौराष्ट्र का क्षेत्र है, भृगुकच्छ मालवा का क्षेत्र है और ये गिरिज रेगिस्तान का क्षेत्र है। ये जो पूरा क्षेत्र था यहां पर शकों का राज्य था, शकों का राज्य। शकों का दमन करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया शकों का दमन करने के लिए। पहला है आम्रकदेव
सेनापति था। दूसरा है साबवीर, साबवीर यह युद्ध मंत्री था, युद्ध मंत्री। तीसरा है सनकादिक महाराज, महाराज यह मालवा का गवर्नर था, मालवा का गवर्नर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन तीनों को नियुक्त किया शकों का दमन करने के लिए। सेनापति आम्रकदेव, युद्ध मंत्री या सांदी विग्राहक जिसे कहते हैं साबवीर सेन, और सनकादिक महाराज मालवा के गवर्नर, इन तीनों को जिम्मेदारी दी शकों का दमन करने के लिए। और मालवा, भृगुकुश का क्षेत्र, सौराष्ट्र का प्रदेश और ये संपूर्ण क्षेत्र यहाँ तक कि सिंधु नदी तक शकों का दमन किया गया। शकों को इस क्षेत्र से भगा दिया गया और चंद्रगुप्त ने शक विजय के उपलक्ष्य में सकारी की उपाधि धारण की, सकारी की उपाधि धारण की और रजत मुद्राएं जारी की। रजत माने चांदी की मुद्राएं जारी की और रजत मुद्राएं जारी करके स्वयं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से संबोधित किया गया। विक्रमादित्य उपाधि और सकारी की उपाधि है वो इन्होंने शक विजय के उपलक्ष्य में धारण की और रजत मुद्राएं भी इन्होंने जारी की। फिर जैसे ही ये शकों को जीता गया तो इन्होंने यहाँ पर अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। उज्जैन जिसे हम मौर्य काल में अवंती, अवंती प्रांत के नाम से जानते थे, इस अवंती प्रांत को, उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया। और जैसे ही उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया तो यहाँ पर उज्जैन में, उज्जैन के दरबार में 5 विद्वान रहते थे। 5 विद्वान जो है उज्जैन के दरबार में नियुक्त किए, जिसमें है हरिश्चंद्र, भारवी, अमरू, कालिदास, वरामीर, वरामीर। तो ध्यान रहे पाटलिपुत्र के दरबार में कालिदास और वरामीर थे। वही कालिदास और वरामीर यहाँ उज्जैन के दरबार में थे। जैसा कि राजशेखर की रचना, राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा में लिखा गया है कि यहाँ पर कालिदास, वरामीर, अमरू, भारवी और हरिश्चंद्र 5 विद्वान जो है इसके उज्जैन के दरबार में निवास करते थे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाया और पश्चिमी क्षेत्र के सौराष्ट्र प्रांत, समुद्र तटीय क्षेत्र और संपूर्ण क्षेत्र, यह वाकाटक राज्य था, उसको वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य में मिला लिया और इस क्षेत्र को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद हम देखते हैं बैक्ट्रिया या वाहलिक विजय अभियान। बैक्ट्रिया या वाहलिक विजय अभियान, बैक्ट्रिया का जो क्षेत्र है वो सिंधु क्षेत्र है, ये सिंधु नदी है और सिंधु की 7 सहायक नदियां जिसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं, इस सप्त सिंधु प्रदेश में, इन सप्त सिंधु प्रदेश को जीत करके यहाँ पर बैक्ट्रिया, इसे वाहलिक कहते हैं, ये जाति यहाँ पर शासन करती थी। इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर रखा था और व्यापारिक क्षेत्र जो है यहाँ व्यापार करने के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। तो इस विजय अभियान का जो उल्लेख है, ध्यान रहे, इस विजय अभियान के उल्लेख का प्रमाण हमारे पास है मेहरौली का लोह स्तंभ। मेहरौली का लोह स्तंभ, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में सवाल पूछा गया कि मेहरौली कहाँ स्थित है, तो मेहरौली है दिल्ली में। और मेहरौली का लोह स्तंभ कहाँ स्थित था? पहले मेहरौली का लोह स्तंभ था मेरठ में, मेरठ से यहाँ लाया गया दिल्ली,
अब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थित है। पूछा जाता है कि मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला मैदान में। ये मेहरौली का लौह स्तंभ 7 मीटर 7.16 मीटर ऊंचा है। मेहरौली का लौह स्तंभ ऐसे कठोर, ऐसे विस्तृत, ऐसे मिश्रित धातुओं से बना हुआ है जिस पर आज तक कोई जंग नहीं लगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो टेक्निकल थी, जो तकनीकी थी, तकनीकी विज्ञान का जो विकास हुआ गुप्त काल में, वो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था कि इस तरह की वस्तुओं का निर्माण हुआ, इतने वर्षों के बाद भी उस पर जंग नहीं लगा। अब यहाँ देखते हैं हम बैक्ट्रियन का उल्लेख कैसे मिलता है। इस मेहरौली के लौह स्तंभ के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द लिखा हुआ है चंद्र। चंद्र, और इस चंद्र शब्द का संबंध जो है वो अधिकतर इतिहासकार, अन्य कई इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित करते हैं, कई इतिहासकार कुषाण राज्य से स्थापित करते हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस चंद्र शब्द का उल्लेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में करते हैं, क्योंकि इस मेहरौली के लौह स्तंभ पर लिखा हुआ है कि इसने वालिक जाति को जीता था, और वालिक जाति को बैक्ट्रियन जाति कहते हैं, और बैक्ट्रियन जाति को चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जीता था। इसलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि वास्तव में ये मेहरौली का लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इस मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्र शब्द लिखा है और उसमें उल्लेखित किया है कि चंद्र नामक व्यक्ति ने यहाँ सिंधु के 7 क्षेत्रों को पार करके, उससे पार जो बैक्ट्रिया का क्षेत्र था उसको जीत करके अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। तो इस तरह से बैक्ट्रियन या वालिक विजय अभियान भी, इस विजय अभियान का श्रेय भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का अधिकतर भाग उसके राज्य का हिस्सा था, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अभियान करके इस संपूर्ण क्षेत्र को अपने राज्य का हिस्सा बनाया। और एक तरफ से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यानी तीनों सागरों के मध्य एक भारत को विशाल साम्राज्य का स्थायित्व आधार जो है वो प्रदान किया। लेकिन इतिहासकार एक कमजोरी भी उजागर करते हैं कि इसने अपने राज्य की रक्षा वैवाहिक संबंधों के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं ने यहाँ जब इस क्षेत्र को जीता, शकों को जीता था, तो इसने इस गुजरात के क्षेत्र में सिंह ज्यादा थे, इसलिए इसने यहाँ सिंह हंता या व्याघ्र हंता, सकारी, विक्रमादित्य, इस तरह की उपाधियों को धारण किया। और इन उपाधियों का उल्लेख मुद्राओं पर उल्लेखित है, इसलिए इनकी मुद्राओं को व्याघ्रहंता मुद्राएं, विक्रम मुद्राएं, सकारी मुद्राएं, सिंहंता मुद्राएं, इस तरह की मुद्राओं का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान व्यक्ति था और इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे। वो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ थे। हम उनकी बात करते हैं कि 9 विद्वान इनके दरबार में कौन कौन से थे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य सुरक्षा और विजय अभियान को हमने देख लिया, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार है वो कला, साहित्य और विज्ञान के विकास से संबंधित है। इसीलिए समकालीन इतिहासकार गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, स्वर्ण युग का मतलब सोने से कोई मतलब नहीं है। स्वर्ण युग का मतलब है ऐसा राज्य जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान का एक साथ विकास हो, उस राज्य के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है।
यानी सर्वांगीण विकास जिस राज्य क्षेत्र में होता है उसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कला की हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इनके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न या 9 विद्वान थे। जैसा कि हमने उल्लेखित किया कि उज्जैन की राजधानी में 5 विद्वान थे। 5 विद्वान राजशेखर की काव्य मीमांसा में उल्लेख हमने कहा। हरिश्चंद्र थे, अमरू थे, कालिदास थे, भारवी थे, वराहमिहिर थे। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में 9 विद्वान थे। याद रखने का सरल तरीका है, वराहमिहिर ने वररुचि को कहा कालिदास का धन शंकुआकार घट में पड़कर क्षण भर में बेताल की अमर कथा हो गया। ये ध्यान में रखना है। वराहमिहिर ने वररुचि को कहा कि कालिदास का धन है वो शंकुआकार घट में पड़ करके क्षण भर में बेताल की अमर कथा हो गया। यहाँ देखिए, वराहमिहिर 1, वररुचि 2, कालिदास 3, धन्वंतरी 4, शंकु 5, घटकर पर 6, क्षणपक 7, बेताल 8 और अमर सिंह 9। 9 विद्वान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नंबर 1 वराहमिहिर, नंबर 2 वररुचि, नंबर 3 कालिदास, नंबर 4 धन्वंतरी, नंबर 5 शंकु, नंबर 6 घटकरपर, नंबर 7 क्षणपक, नंबर 8 बेताल और नंबर 9 अमर सिंह। ध्यान देना, वराहमिहिर खगोल शास्त्री, एस्ट्रोलॉजिस्ट, खगोल शास्त्री, जैसा कि विज्ञान के विकास टॉपिक में हमने पढ़ लिया, खगोल शास्त्री वराहमिहिर। वररुचि व्याकरणाचार्य थे, वररुचि व्याकरणाचार्य थे। कालिदास महान कवि, औचित्य, विचार, चर्चा एक ग्रंथ है, इनका उल्लेख किया गया। धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। शंकु वास्तुशास्त्र था, वास्तुशास्त्र। घटकर पर नीतिज्ञ था, नीतिज्ञ। क्षणपक कथाकार था,
बेताल, महान बुद्धिजीवी, एक तरफ से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का हम बीरबल कह सकते हैं। उसके बाद आता है अमर सिंह, अमरकोश कोशकार। अमर सिंह ने अमरकोश ग्रंथ लिखा, ये कोशकार था। तो ये 9 विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को साहित्य की दृष्टि से और कला की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, संस्कृत भाषा के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकास का काल माना गया। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं ने परम भागवत की उपाधि धारण की, अर्थात ये वैष्णव धर्म से संबंधित था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उसके सेनापति आम्रकदेव जो शैव परंपरा से संबंधित है, सावीर सेन वैष्णव परंपरा से संबंधित है और सनकादिक जैन परंपरा से संबंधित है। अलग अलग परंपराओं को मानने वाले इनके दरबार में विद्वान थे, अर्थात सभी धर्मों को इन्होंने एक साथ महत्व दिया, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का भी इन्होंने पालन किया। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वानों का उल्लेख जो है वो किया गया है। यह ध्यान रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में हमने 3 बातें पढ़ी है। पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य की रक्षा की। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान जो साक्ष्य साहित्य हमने देखे। और तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य का विकास या उनके दरबारी विद्वानों का विवरण। इसके बाद हम देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक हुए। यहां हम देखते हैं कुमारगुप्त की उपलब्धियां। देखिए, कुमारगुप्त की उपाधि है महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य या महेंद्र। यहां हम कुमारगुप्त की उपलब्धियां देखते हैं। कुमारगुप्त की उपलब्धियां देखते हैं तो यहां कुमारगुप्त की जानकारी के बहुत सारे अभिलेख है। सर्वाधिक अभिलेख जो लिखवाए गए, जैसे तुमैन का अभिलेख, दामोदरपुर का अभिलेख, वेग्राम का अभिलेख, मंदसौर का अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, जिनमें हमारे पाठ्यक्रम में है मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख और मंदसौर का अभिलेख मध्य प्रदेश में है। मंदसौर के अभिलेख में उल्लेखित है कि तंतुवाय जाति, तंतुवाय का मतलब है बुनकर जाति। बुनकर जाति गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश को छोड़ करके मध्य प्रदेश दशपुर आ जाती है और मध्य प्रदेश दशपुर में रहते हुए मंदसौर के क्षेत्र में रहते हुए ये जो बुनकर जाति है, इन्होंने बुनकर व्यवसाय के साथ एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, यहां पर व्यवसाय के आधार पर जातियां हो गई। कोई भी जाति किसी तरह का व्यवसाय अपना सकती थी। व्यावसायिक जातियां थी, उनका सम्मिश्रण होने लग गया। यहां हम देखते हैं तंतुवाय एक बुनकर जाति है जो एक निम्न जाति की श्रेणी में माने जाते हैं। जैसा कि फायान में उल्लेख किया था कि चांडाल जाति को नगर से बाहर रहना पड़ता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान लिखता है कि चांडाल जाति को नगर से बाहर रहना पड़ता था। इस तरह से जातीय भेदभाव था। लेकिन यहाँ मंदसौर के अभिलेख में हम देखते हैं कि एक तंतुवाय जाति है, बुनकर जाति है, वो विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाते हैं
और वो वेद के पाठ करवाते हैं, वेद के पाठ करवाते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जाति को किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की पूर्ण रूप से छूट थी। कुमार गुप्त के राज्य में भी धार्मिक सहिष्णुता का एक उल्लेखनीय उदाहरण मिलता है। कुमार गुप्त की उपलब्धि है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय हुई थी। नालंदा बिहार में है, बिहार गया पटना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 80 गांवों के दान इकट्ठा करके इस शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ पर प्रत्येक विषय की शिक्षा दी जाती थी और एक प्रवेश परीक्षा होती थी। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से यहाँ प्रवेश दिया जाता था। यहाँ पर 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। विदेशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। यहाँ एक पुस्तकालय था, बहुत बड़ा पुस्तकालय, और इस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज पुस्तकालय। धर्मगंज पुस्तकालय बहुत विशाल पुस्तकालय था जिसके 3 बड़े भवन थे और 3 बड़े भवनों में अलग अलग तर्क, दर्शन और विज्ञान के संबंधित साहित्य जो है वो उसमें होता था। यहाँ के प्रमुख आचार्य थे गुणमती, स्थिरमती, शीलभद्र। परीक्षा में पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं, या नालंदा पर टिप्पणी लिखिए। कुमार गुप्त के संबंध तो छोटा सवाल पूछते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई, तो हमारा उत्तर होगा कुमार गुप्त के समय। नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए, तो हमारा उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार गया पटना क्षेत्र में स्थित था। यहाँ प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय तर्क, ज्ञान, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगंज नाम का विशाल पुस्तकालय स्थित था जिसके 3 बड़े भवन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो गुणमती, स्थिरमती और शीलभद्र आचार्य थे। दूसरी कुमार गुप्त की एक उपलब्धि और है कि इस समय एक जनजाति पुष्यमित्र जनजाति, ध्यान रहे परीक्षा में पूछा जाता है कि पुष्यमित्र जनजाति का दमन किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त के समय गुप्त साम्राज्य में पुष्यमित्र एक जनजाति थी। इस जनजाति ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को समाप्त करने में कुमार गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने पुष्यमित्र जनजाति का दमन किया, पुष्यमित्र जनजाति का अंत किया था। इसके बाद अगले शासक आते हैं स्कंदगुप्त, जिनका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।